हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के कमेंट और आप लोगों के रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग क्लास 10 फिजिकल साइंस के पार्ट 6 वीडियो लेके आ गया हूँ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द नोबल गैस सिचुएटेड इन द फर्स्ट पीरियड ऑफ द लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। इसका आंसर हो जाएगा वेरी गुड, हीलियम। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट डिफरेंस फ्लो ऑफ करंट थ्रू मेटल एंड फ्लो ऑफ करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करना है, डिफरेंस बयान करना है कि मेटल के जरिए करंट बहने से और इलेक्ट्रोलाइट के जरिए करंट बहने से क्या फर्क है, ये बयान करना है। ओके, तो देखिए मेटल में जो है करंट का बहाव इलेक्ट्रॉन के जरिए होता है और इलेक्ट्रोलाइट में जो है करंट का बहाव आयंस के जरिए होता है। ओके, और भी मैं एक फर्क आप लोग बता देता हूँ कि मेटल में जो है करंट बहने से कोई केमिकल चेंज नहीं होता है, यानी कि मेटल में करंट के बहाव से कोई केमिकल चेंज नहीं होता है, और इलेक्ट्रोलाइट में करंट के बहाव से क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। यानी कि मेटल में करंट के बहाव से कोई केमिकल चेंज नहीं होता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइट में करंट के बहाव से केमिकल चेंज होता है। ओके, तो मैंने आप लोगों को दो फर्क बता दिया, दो डिफरेंस बता दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, क्रिस्टलाइन NaCl कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ट्रू और फॉल्स। तो देखिए ये क्या होगा, वेरी गुड, फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे क्रिस्टलाइन NaCl है, क्रिस्टलाइन NaCl जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। कौन NaCl कर सकते हैं, यानी NaCl किस स्टेट पे कर सकते हैं, मोल्टन या फिर एक्वस। मोल्टन या फ्यूज बोल सकते हैं, या फिर एक्वस NaCl जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि यहाँ पे क्रिस्टलाइन NaCl बोला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, मेंशन वन हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के हार्मफुल इफेक्ट क्या हो जाएगा। देखिए ग्लोबल वार्मिंग से जो है आलमी यानी कि वर्ल्ड टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जिससे क्या होता है, जिससे जो है डिजर्ट इंक्रीज हो जाता है, यानी कि डिजर्ट का एरिया जो है बढ़ जाता है। और भी इसका हार्मफुल इफेक्ट बोल सकते हैं हम लोग कि ग्लोबल वार्मिंग से जो है पोलर एरिया के यानी कि कुतबी इलाके के जो है आइस यानी बर्फ पिघलने लगते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे आइलैंड समुद्री इलाके में सी एरिया में जो है आइलैंड जो है वो डूब जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा उसका हार्मफुल इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, गिव अ नेचुरल एग्जांपल ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए, बोलिए क्या होगा, वेरी गुड, इसका आंसर हो जाएगा रेनबो। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर चेंज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। इसका आंसर हो जाएगा डिक्रीजेस। क्या होगा, डिक्रीजेस। जैसे जैसे हम लोग अगर टेम्परेचर को बढ़ाए तो सेमीकंडक्टर के रेजिस्टेंस क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन CaO। इसका आंसर हो जाएगा वेरी गुड, आयोनिक बॉन्ड, या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 8, विच टाइप ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन अ डायनामो। इसका आंसर हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, गिव वन एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग अ सिंगल बॉन्ड। इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 10, गिव वन एग्जांपल ऑफ अ कंपाउंड हुज एक्वस सॉल्यूशन इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसका आंसर हो जाएगा एमोनियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि NH4OH। क्वेश्चन नंबर 11, राइट डाउन द कैथोड रिएक्शन इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को और भी एक नीचे मिलेंगे। ठीक है, तो मैं बाद में आप लोगों को जो है इसका आंसर बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट काइंड ऑफ केमिकल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन सब्सटेंसेज विच आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बीच में किस तरह के बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, और जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके बीच में आयोनिक बॉन्ड होते जाए। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई आर आयोनिक कंपाउंड्स गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन और इन द फ्यूज स्टेट। बोल रहा है कि एक्वस सॉल्यूशन या फ्यूज स्टेट में आयोनिक कंपाउंड जो है क्यों गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो देखिए एक्वस सॉल्यूशन में या फ्यूज स्टेट में जो है आयनिक कंपाउंड के जो आयन है वो फ्री होते हैं क्या करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में या फिर फ्यूज स्टेट में आयनिक कंपाउंड के आयन जो है वो
एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, मूव करने के लिए फ्री हो जाते हैं। इसीलिए आयोनिक कंपाउंड जो है एक्वस सॉल्यूशन में या फ्यूज स्टेट में गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी के, और सॉलिड स्टेट में नहीं होंगे क्योंकि वो आयन जो है फ्री नहीं होते हैं मूव होने के लिए, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड में जो है यानी कि इलेक्ट्रोलाइट जो है उसमें करंट का बहाव, फ्लो ऑफ करंट जो है वो आयन के जरिए होता है। तो एक्वस सॉल्यूशन में जो है आयन जो है फ्री होता है मूव करने के लिए, या फ्यूज स्टेट में जो है आयोनिक कंपाउंड के आयन जो है वो फ्री होता है, जबकि सॉलिड स्टेट में फ्री नहीं होते हैं आयन एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। आई होप कि आप लोगों को आंसर समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14, मेंशन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट कैथोड एंड एनोड ऑफ एसिडिफाइड वाटर विथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। तो देखिए मैंने आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन पहले बोला, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इसको आप लोग जो है कर लीजिएगा, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, लिक्विड हाइड्रोजन क्लोराइड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट मोल्टन सोडियम क्लोराइड कैन, एक्सप्लेन। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लिक्विड हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन मोल्टन सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। हम लोग को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है क्यों कंडक्ट कर सकते हैं। कि लिक्विड हाइड्रोजन HCl इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन मोल्टन सोडियम क्लोराइड जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, क्यों, हम लोग को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो देखिए लिक्विड हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl जो है ये कोवलेंट कंपाउंड है, ठीक है, और कोवलेंट कंपाउंड जो है उससे बिजली नहीं गुजरती है, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। जबकि सोडियम क्लोराइड जो है ये आयोनिक कंपाउंड है, यानी कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है, और इसके मोल्टन स्टेट में यानी कि मोल्टन हालत में इसके आयन जो है फ्री होते हैं, जिससे क्या होता है, करंट फ्लो होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। ओके, यही रीजन है। क्वेश्चन नंबर 16, विच एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल रिएक्शन टू ऑकर ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट इन चार्ल्स लॉ। इसका आंसर हो जाएगा प्रेशर एंड मास ऑफ गैस, यानी कि गैस के प्रेशर और गैस के मास ये दोनों क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, किसमें, चार्ल्स लॉ में। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, नेम द डिवाइस टू मेजर द प्रेशर ऑफ गैस। इसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट में बताना है कि प्रेशर ऑफ गैस को मेजर करने के लिए किस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, कोवलेंट बॉन्ड इज फाउंड इन HCl, ट्रू और फॉल्स। तो देखिए इसका आंसर वेरी गुड, ट्रू होगा। अब क्यों ट्रू होगा, क्योंकि देखिए HCl में कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। अब कैसे पता करेंगे कि किस में कोवलेंट बॉन्ड है, किस में आयोनिक बॉन्ड है, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही ईजी ट्रिक है। ट्रिक क्या है, अगर बॉन्ड नन मेटल के बीच में हो तो कोवलेंट बॉन्ड है, और अगर बॉन्ड मेटल और नन मेटल के बीच में हो तो आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर HCl जो है ये हाइड्रोजन और क्लोरीन ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही नन मेटल है। तो नन मेटल के बीच में अगर बॉन्ड हो, यानी कि नन मेटल से अगर बना हो कोई कंपाउंड, तो वो कोवलेंट बॉन्ड के जरिए बना हुआ है, ठीक है। और एक अगर मेटल हो और एक नन मेटल हो, जैसे CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, Ca क्या है, मेटल है, और ऑक्सीजन यानी CaO क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है, नन मेटल यानी कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि यहाँ पर मेटल और नन मेटल है। तो मेटल और नन मेटल के बीच में जो बॉन्ड होगा वो आयोनिक बॉन्ड होगा, ठीक है, और नन मेटल के बीच में जो बॉन्ड होगा वो कोवलेंट बॉन्ड है। तो कोवलेंट बॉन्ड में दोनों ही नन मेटल होंगे, और आयनिक बॉन्ड में एक मेटल होंगे और एक नन मेटल होंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 20, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑक्सीडेशन ऑकर्स एट कैथोड एंड रिडक्शन ऑकर्स एट एनोड, ट्रू और फॉल्स। इसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट में बताना है। इससे पहली वाली वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था PaO NCr, PaO यानी पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, NCr नेगेटिव कैथोड रिडक्शन। इस ट्रिक को यहाँ पे अप्लाई कीजिए और बताइए कि ये ट्रू है या फॉल्स है।